हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज के स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 30 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2022 के सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2023 के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह आपकी 9 बजे क्लास चलती है, उसके बाद 2:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास चलती है। ओके, तो सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है। क्लास को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं लैंग्वेज में, ठीक है, किसी भी, चाहे आप 1 में चाहे 2 में, ठीक है, 2 लैंग्वेज रहती हैं, तो आप चाहे 1 में ले लीजिए चाहे आप 2 में ले लीजिए। अब यहाँ पे हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉगी के रहेंगे, ठीक है, शिक्षण से संबंधित, और 15 क्वेश्चन आपके जो हैं गद्यांश काव्यांश ग्रामर के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो हिंदी अगर आपको लेना है लैंग्वेज में तो आपको ग्रामर पे फोकस नहीं करना है। ओके, केवल गद्यांश और काव्यांश पे प्रैक्टिस करना है। कैसे क्वेश्चन किया जाता है अभी मैं करने का तरीका बताऊंगा, बिल्कुल उसी तरीके आपको करना है। ओके ना, तो ग्रामर पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। 30 में से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आएंगे। ओके, वो भी बिल्कुल बेसिक रहेंगे। ओके ना, चलिए सब्सक्राइब कर लें। इस बार सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी सीटेट यूपी टेट फॉर्म की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम पेडागॉगी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखना प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। यहाँ पे क्या देखना, डिकोडिंग हो गया, शब्द पहचान हो गया, रूप विज्ञान हो गया, पठन शब्द भंडार हो गया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। देखिए इसमें देखिए आपका जो बुनियादी पठन कौशल नहीं है डियर, ये वाला रूप विज्ञान नहीं है, बाकी डिकोडिंग, शब्द पहचान, पठन शब्द भंडार, ये आपकी बुनियादी पठन कौशल हैं। रूप विज्ञान इसमें आपका बुनियादी पठन कौशल नहीं है। 106 का आपका 3 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे ओरिजिनल प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, और केवल प्रीवियस के क्वेश्चन से ही आपको प्रैक्टिस करना है। ओके हाँ, चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती हैं। वे डैश का अनुगमन कर रही हैं। किसका अनुगमन कर रही हैं? स्वयं करो रणनीति का, या टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स उपागम का, या करके सीखना उपागम का, या कहानी कथन पद्धति का। बताएंगे सब लोग राइट आंसर क्या होगा। जितना हो सके आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाना है, जितना लगाएंगे उतना आपका तैयार होगा, और मात्र प्रीवियस पेपर लगाकर आप सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे नंबरों से। एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती हैं। वे जो हैं किसका अनुगमन कर रही हैं? करके सीखना का उपागम कर अनुगमन कर रही हैं। यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, भाषा डैश का एक सामाजिक उपकरण है। बताइए सब लोग, भाषा जो है किसका एक सामाजिक उपकरण है? निर्वचन का, अंतःक्रिया का, सूचित करना का, या हस्तक्षेप का? 108 का जवाब दीजिए सब लोग। भाषा जो है किसका एक सामाजिक उपकरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषा एक जो है अंतःक्रिया का एक सामाजिक उपकरण है। 108 का 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना क्या कहलाता है? वैश्विक अवबोधन, स्थानीय अवबोधन, निष्कर्ष निकालना, या पाठ्य वस्तु का निर्वचन? सरल प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए सब लोग। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि का खोजना क्या कहलाता है? स्थानीय अवबोधन कहलाता है। यहाँ पे 109 का 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, एक शिक्षिका जो है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेकर पढ़ने के लिए कहती हैं। वे किसका अभ्यास कर रही हैं? विस्तृत पाठन का, गहन पठन का, या जिगसॉ पठन का, या साथी पठन का? 110 का जवाब दीजिए सब लोग। 110 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी फॉर्म की अपडेट आएगी, टीचिंग एग्जाम की जो भी अपडेट आएंगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती हैं। ये जो है, ध्यान रखना, विस्तृत पठन का अभ्यास कर रही हैं। किसका? विस्तृत पठन का अभ्यास कर रही हैं। यहाँ पे 110 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा गया है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का यही फायदा होता है कि इसमें क्या होते हैं, सीटेट में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। आप 2023 वाला लगा लीजिए, 20 अगस्त 2023 को जो एग्जाम हुआ था, उससे क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन, यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10, 20, 30, बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2024 के सीटेट में देखने को मिलेंगे 21 जनवरी के पेपर में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। भले ही आप टॉपिक वाइज ना पढ़ें, बट पीवाई को जरूर से जरूर आपको सॉल्व करना है। ओके ना। चलिए, मैथ में अगर हम बात करें, मैथ के जो क्वेश्चन पूछाते हैं बस वैल्यू चेंज कर देता है, बाकी क्वेश्चन वही आपके रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती हैं क्योंकि यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है, या हम शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है तो अगर केवल दिख जाए तो आपको काट देना है, वो आपका सही ही नहीं होगा। नेगेटिव होता तो नेगेटिव आपका सही हो जाता, ये केवल आपका नेगेटिव होता है। छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते। यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो 111 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती हैं क्योंकि जो है यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। 111 का 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के नोट भी कर लेना। जब एक विद्यार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं, इस अवधि को क्या कहते हैं? वाक उदीमन या मूक या प्रारंभिक उत्पादन या उदीमन? बताएं सभी लोग। 112 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। टॉपिक वैसी क्लास में बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। एक्चुअली अभी फीवर है मुझे, जैसे ही मैं जल्दी ठीक होता हूं वैसे ही आपकी जो है टॉपिक वैसी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पूरा कंटेंट रेडी है आप लोगों के लिए और बिल्कुल फ्री में आपकी क्लासेस होंगी, यूट्यूब पे ही होंगी और उनकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डेली मॉर्निंग में आपको जो भी एजुकेशनल अपडेट रहती हैं वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगी। जब एक विद्यार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को क्या कहते हैं? मूक कहते हैं। ओके, बहुत पूछा जाता है सीटेट में ये। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक बच्चों को जो है पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा। याद तो आपको करवाना ही नहीं है बच्चों से, ठीक है, काट देना है। पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करना, केवल दिग या काट देना है। ठीक है, पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा, नहीं, निर्भर आपको पूरी तरह से नहीं करना है। तो यहाँ पे एक प्रभावी भाषा शिक्षक जो है पाठ्य पुस्तक क्या है? पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करना है एक प्रभावी भाषा शिक्षक को। 113 का 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप लोग नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड हैं इनको जब आप लोग याद कर लेंगे, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, आप लोग परेशान मत होइए। जितने भी नेगेटिव टैग वर्ड हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, इनको सबको करवा दूंगा, याद कर लेना आप लोग। बस देखते ही आपको ऑप्शन पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? कक्षा पुस्तकालय की अलमारियों में रखी हुई वस्तुएं, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है जो कि ऑप्शन इसमें सही ही होगा, यही वाला होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेना कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उस शिक्षार्थी को की जो है भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति जो है क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे आपका टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन आदि हो गया। तो चौथा ही आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका जो सही होगा 114 वाला पोर्टफोलियो आकलन सही होगा। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। चलिए 115 का जवाब दीजिए। लक्ष्य जो है भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है?
बताइए सब लोग, प्रत्यक्ष पद्धति या व्याकरण अनुवाद पद्धति या द्विभाषिक पद्धति या स्थिति परक पद्धति। 115 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग डियर, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सब लोग। लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति ना होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पहचाना जाता है? जहाँ पे नहीं है पूछ लें, ठीक है। जैसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम का पर जो है आधारित नहीं है। जैसे यहाँ पे शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। शिक्षार्थी जब पढ़ता है या सुनता है तो वह यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं फिर अक्षर पर पाते हैं। तो 116 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? तो इसमें जो आपका नहीं है ये वाला, शिक्षार्थी जो है एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं, तो ये आपका नहीं है। ओके, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? बताइए सब लोग, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? 117 का जवाब दीजिए सब लोग। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना या गलत रूप से समझी हुई गई जो है अवधारणाओं को सही करना या कक्षा में साजिता को बनाए रखना या जो है नई भाषा गतिविधि से परिचय कराना। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है ये एक जो है शिक्षार्थियों के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना होता है, ये उपचारात्मक शिक्षण होता है। 117 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन आना ही आना है, कम से कम 2 से 3 प्रश्न आएंगे आपके पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। ओके, चलिए प्रश्न क्या है? सीखने की वह अक्षमता जो हमारे जो है पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं जो है संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है, वो क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्कैलकुलिया या डिस्प्रैक्सिया। 118 का जवाब दीजिए सब लोग। सीखने की वह अक्षमता जो पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है, वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है डिसलेक्सिया। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर, कक्षा के प्रदत्त कार्य या परिवेश में साइन बोर्ड्स, प्ले कार्ड्स, लेबल्स, रैपेट्स आदि, या जो है कक्षा पुस्तकालय की अलमारियों में रखी हुई पुस्तकें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे आपका टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि। तो अभी जो मैंने ऑप्शन वो करवा दिया था ना, तो यही आपका इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं या दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं या विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं या विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं। तो प्रथम पीढ़ी के जो है शिक्षार्थी वे हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं, वही प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। 120 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे गद्यांश के प्रश्न और काव्यांश के प्रश्न। देखिए, जो गद्यांश करने का जो सही तरीका होता है, सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। 5 प्रश्न दिया है तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आपको गद्यांश में उत्तर जैसे जैसे मिलते जाएं वैसे वैसे आपको टिक करते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि समय नष्ट कर देता है। समय का सदुपयोग करने वालों को अपना एक्स्ट्रा माइंड यहाँ पे यूज नहीं करना है कि आपको थोड़ा सा भी प्रश्न समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे समय नष्ट कर देता है, समय का सदुपयोग करने वालों को, समय व्यर्थ गंवाने वालों को, समय का महत्व जानने वालों को या समय को समय देने वालों को। तो समय नष्ट कर देता है किसको? अब इसका उत्तर आपको सर्च करना है किसमें? गद्यांश में सर्च करना है। अब यहाँ पे देखना, समय नष्ट कर देता है किसको? जहाँ यहाँ पे देखेंगे आप लोग पहले ही लाइन पढ़ेंगे कि समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है। समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है। अब यहाँ पे देखेंगे समय नष्ट कर देता है, कभी कभी बिल्कुल वही आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है समय व्यर्थ गंवाने वालों को समय नष्ट कर देता है, तो यही आपका सही होगा। सदुपयोग तो होगा नहीं, दुरुपयोग होना चाहिए यहाँ पे, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती है क्योंकि ये वे जो है प्रसिद्ध वकील थे या उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया या वे समय के पाबंद थे या वे अच्छे वक्ता थे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती थी क्योंकि वे जो है समय के जो है
पाबंद थे। आपको मैं आंसर भी दिखा रहा हूँ कहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे, यानी कि वो जो समय के जो हैं पाबंद थे। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा ये वाला, तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। अगला प्रश्न क्या है, भाग्य निर्माण की बुनियाद भाग्य विधाता है, समय का सदुपयोग है, या समय की बर्बादी है, या असमय कार्य करना है। तो भाग्य निर्माण की बुनियाद यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो समय भाग्य निर्माण की बुनियाद जो है वो क्या है, समय का सदुपयोग है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से तात्पर्य है, तो इस वाक्य से जो तात्पर्य है कि व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की बजाय समय को अधिक महत्व देगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब प्रैक्टिस करना आप लोग। चलिए, असमय कार्य करने वालों को भाग्यशाली बन जाते हैं, भाग्यहीन बन जाते हैं, या कायर और निर्दयी बन जाते हैं, या साहसी और निर्दयी बन जाते हैं। असमय कार्य करने वाले क्या बन जाते हैं? 95 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रश्न क्या पूछ रहा कि असमय कार्य करने वाले क्या बन जाते हैं। यहाँ पे देखना, असमय कार्य करने वाले कायर और निर्दयी बन जाते हैं। आंसर आपको मिल गया तुरंत। यहाँ पे देखिए, असमय कार्य करने वाले क्या बन जाते हैं, कायर और निर्दयी बन जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा, गद्यांश सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसी गद्यांश में एक जो है व्याकरण का प्रश्न दे दिएगा। सदुपयोग है तो गद्यांश का ही शब्द, तो सदुपयोग का छंद विच्छेद क्या होगा बताना है आपको। ये आप इसमें अपना माइंड लगा सकते हैं, इसका उत्तर आपको गद्यांश में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी व्याकरण के प्रश्न आएंगे, सदुपयोग का जो छंद विच्छेद होगा डियर क्या होगा बताइए सब लोग, सत धन उपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत धन उपयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखना, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी है ढेर सारी धन संपत्ति, ढेर सारा समय, समय का ठीक से उपयोग, केवल समय को ही महत्व देना। तो बताइए, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए क्या जरूरी है? यहाँ पे केवल देख के आप लोग गलत ही कर दिए हैं। अब इन तीनों में से बताइए कि जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी है क्या। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जीवन को सही ढंग से जीना सीखा जाता है। ठीक है, सीखा जाता है। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, यानी कि समय का जो है अधिक हिसाब रखना होगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी है समय का ठीक से उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, समय शब्द तो है गद्यांश से ही, बट ये ग्रामर का प्रश्न हो गया। तो समय में प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग, 50 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट हो जानी चाहिए, और पूरा कंटेंट आपको मिलेगा सीटेट का। आप लोग परेशान मत होइए। 21 जनवरी को पेपर है, और फॉर्म आप लोग फिल कर दिए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग फॉर्म फिल किए हैं। तो समय में जो आपका प्रत्यय होगा वो कौन सा प्रत्यय होगा बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग डियर, सभी को गुड मॉर्निंग। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को बता दिया हूँ मैं। डेली क्लास में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी अपडेट आएंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखना, समय में जो आपका प्रत्यय लगेगा इक प्रत्यय लगेगा। कौन सा? इक प्रत्यय लगेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। इसमें अगर हम इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो सामायिक बन जाएगा। क्या? सामायिक। अगला प्रश्न, समूह में भिन्न शब्द कौन सा है। अब यहाँ पे जैसे जेम्स वाट दिया गया है, मैडम क्यूरी है, महात्मा गांधी है, व्यक्ति है। तो इसमें से चारों में से भिन्न कौन सा है। अब देखना यहाँ पे, ये तीनों नाम जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, महात्मा गांधी, इन तीनों के नाम गद्यांश में दिए गए हैं, जो कि व्यक्ति नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखना। अब यहाँ पे काव्यांश आ गया, 101 से 5 तक आपको काव्यांश पढ़ना है। यहाँ पे देखना, उसी तरीके इसको भी करना है कि कविता में जागृत करने से तात्पर्य है जगाना, उन्नयन करना, या चेतना भरना, या जागरण करना। एक बार मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखना काव्यांश को, जहाँ मन निर्भय हो और मस्तक गर्व से ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान सहज ही प्राप्त हो, जहाँ विश्व को बांटा ना गया हो संकीर्ण दीवारों से, जहाँ शब्द निकलते हों सत्य की गहराइयों से, जहाँ बिना थके कार्यशील बाहें उठती हों निर्माण की ऊंचाइयों
छूने जहाँ तर्क की धारा ने नहीं खोया है अपना पथ, मृत पाए आदतों के सूखे रेगिस्तान में, ओ पिता मेरे देश को जागृत करो जागृत करो जागृत करो। तो यहाँ पे कविता में जागृत करने से तात्पर्य क्या है? जगाना, चेतना बनना, या जागरण करना, या उन्नयन करना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर सही होगा डियर, वो सही होगा चेतना भरना। कविता में जागृत करने का तात्पर्य क्या है? चेतना भरना। ओके, बहुत अच्छे डियर। कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया है? संकीर्ण दीवारों को, निर्भय होने को, स्वाभिमान को, या अखंडता को। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी क्लास एंड होने के बाद, तुरंत आपको प्रैक्टिस करना है काव्यांश की। तो कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया है? संकीर्ण दीवारों को महत्व नहीं दिया गया, बाकी निर्भय होने का जो है महत्व दिया गया है, स्वाभिमान को दिया गया, अखंडता को दिया गया है। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे जो है लिखना चाहिए, सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए, या समय का ध्यान रखना चाहिए, या व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। तो कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे जो है क्या करना चाहिए? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे जो है सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए। ओके, चलिए। कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है धर्म पथ पर अग्रसर होना, अग्निपथ पर अग्रसर होना, या सदैव प्रथम आना, या तर्क से काट करना। तो कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है धर्म पथ पर अग्रसर होना। 103 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? शब्द में जो है एक प्रत्यय लगाने से, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको मात्र ग्रामर के देखने को मिले हैं। 3 के क्वेश्चन केवल, 2 आपके गद्यांश में, एक इसमें मिल गया, चलिए एक इसमें मिल गया, 4 हो गया। 2 आपको देखने को मिलेंगे, 2 गद्यांश 2 काव्यांश। तो शब्द में अगर हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा शाब्दिक। कौन सा? शाब्दिक बन जाएगा। निर्भय शब्द में मूल शब्द कौन सा है? निर्भय में तो निर होगा, ये वाला निर, ये भय या अभय। तो निर्भय शब्द में मूल शब्द जो होगा भय होगा। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और इस बार सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है बेहतरीन अंकों के साथ, जैसे मैं सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ कई बार, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर। वही तरीका आपको बताऊंगा, और जुड़े रहें। जितने भी डेली क्लासेस हों, डेली क्लास देखना है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लिखा हूँ उनको नोट करना है। और जब टॉपिक वैसी क्लास स्टार्ट हो जाए तो उनसे आपको पूरी नोट्स बना लेनी है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर।